हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हाँ भाई साहब, हम लोग मैच हार चुके हैं और 2-1 के स्कोर लाइन से अगर ये मैच हम लोग ने हारा है। और क्या हम लोग बुरा परफॉर्मेंस दिया है बार्सिलोना ने? तो नहीं। हाँ, बट जिस तरीके से मैंने बोला था मेरे प्रीव्यू वीडियो में कि बेलिंगम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कर जाए इस मैच में, सो वही हुआ है। जिस तरीके से बेलिंगम का गोल आया है इज़ अनबिलीवेबल गोल, फैंटास्टिक गोल। मतलब आप क्या ही बोलो उस गोल के बारे में। जिस तरीके से वो गोल हुआ है, उसी गोल के बाद मैच पूरी तरह से टर्न अप हुआ। फिर रियल थोड़ी सी चढ़ के खेलने लगी एंड देन वो जो सेकंड गोल हुआ है, मैं नहीं बोलूँगा कि बारसा की कोई ज़्यादा बड़ी गलती है इसमें। हम लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला है। वही ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि एक अच्छा गेम खेलने के बाद भी अगर हम लोग हार गए हैं तो वो थोड़ा सा पेनफुल है हमारे लिए, बारसा फैंस के लिए। बारसा फैंस को थोड़ा सा वो ज़्यादा पेनफुल हो रहा है कि हम लोग ने एक अच्छा गेम खेलने के बाद भी हम लोग अगर मैच हार गए हैं तो थोड़ा सोचने वाली बात होगी कि किस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं। उसके बाद अगर हम फाइनल थर्ड में देखें तो हम लोगों ने कितने सारे चांसेस मिस किए हैं आज। 2 बार तो गोल पोस्ट पे बॉल हिट हो गई। उसके बाद बहुत सारे चांसेस ऐसे थे जो हम लोगों ने बरी नहीं किए। उसके बाद लेवेंडोस्की के वो इतने हैवी टच बॉक्स के अंदर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोग ये मैच हार चुके हैं। और जहाँ तक बात है रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड ने कोई ऐसे तोफ गेम नहीं खेला है, मैं तो बोल दूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड किसी भी तरीके से ज़्यादा अच्छी गेम खेली है इस मैच में। पूरी तरह से डोमिनेशन नहीं था उनका, बार्सिलोना ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था गेम। शायद 60 मिनट्स और 70 मिनट्स के बाद थोड़ा सा रियल ने गेम में एंट्री हुई रियल मैड्रिड की, जब मॉड्रिच सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए। देन उन्होंने चांसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और जहां हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिए हमारे प्लेयर्स, जब हमने जॉ फिलिक्स को बाहर ले लिया, उसके बाद हमने फर्मिन लोपेज को बाहर ले लिया, लेवा को अंदर डाला, रफीना को अंदर डाला और रोमेयो को जब हम लोगों ने अंदर डाला, सो इन सारे प्लेयर्स के आने के बाद थोड़ी सी मैच का टेम्पो रियल मैड्रिड की तरफ टर्न अप हुआ। बट हाँ, जहाँ तक बात है बेलिंगम की, तो बेलिंगम भाई अलग लेवल प्लेयर है। जिस तरीके से उसने गोल स्कोर किया, हाँ पता है गावी ने उसको बहुत टाइम तक रोक के रखा था। जिस तरीके से गावी ने उनको मार्क करके रखा था, गावी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम खेला है मैं बोलूँ। क्योंकि गावी जिस तरीके से खेल रहा था इस मैच में, ही इज़ बोलते हैं ना, आत्मा है वो इस टीम की, बार्सिलोना की। जिस तरीके से वो खेलता है, वो पिच पे हर तरफ था, हर तरफ उसने विनी को टैकल किया, उसने बेलिंगम को टैकल किया। उसने हर टाइम जब जब रियल मैड्रिड अटैक पे आ रही थी उसने बॉल रिकवरीज ली, टैकल इन किया। बहुत अच्छी तरीके से गेम का टेम्पो चला रहे थे गावी, बहुत अच्छी तरीके से गेम चल रहा था। फर्मिन लोपेज भी अनबिलीवेबल फर्स्ट हाफ बार्सिलोना क्या खेली है, अलग लेवल बार्सिलोना थी। हाँ, बट हम लोगों ने फाइनल थर्ड में गोल नहीं स्कोर किए। हम लोग हमारे चांसेस नहीं ले रहे, क्या हो रहा है बार्सिलोना के साथ पता नहीं है। हमें एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लग रहा है अभी। क्योंकि लेवा परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस लेवल पर, लेवा नहीं परफॉर्म कर पा रहे उस लेवल पर, और हमें ज़रूरत है अभी एक स्ट्राइकर की जो हमारे लिए गोल स्कोर करे। क्योंकि हम लोग अगर 10 चांसेस भी बनाए और उसके ऊपर अगर हम लोग गोल स्कोर नहीं कर पा रहे 10 चांसेस के बाद भी, तो कुछ मतलब नहीं है हमारे मिडफील्डर्स की तरफ से चांसेस क्रिएट करने का। और जिस तरीके से हम लोग खेल रहे थे, मुझे लगा था कि हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जीतने चाहिए थे मैच को। एक तो स्कोर लाइन 3-1 या 4-1 होनी चाहिए थी, बट नहीं, 2-1 से हम लोग हार गए हैं इस मैच को। और जिस तरीके से हारे हैं वो ज़्यादा पेनफुल है। और जहाँ तक बात की जाए मॉड्रिच और बेलिंगम की, तो मॉड्रिच के सब्स्टिट्यूट होने के बाद ही गेम पूरी तरह से टर्न अप हुआ। मॉड्रिच ने जिस तरीके से पासेस किए हैं, जिस तरीके से वो चैनल्स में वर्क कर रहा था, उसकी जो फाइनल थर्ड में जो एक्टिविटीज़ आ रही थी मॉड्रिच की, उसने बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और जहाँ तक बात है बारसा की, तो ओरियो रोमेयो को मुझे नहीं लगता, ओरियो रोमेयो मतलब क्या बोलूँ उस प्लेयर के बारे में, वो 1 सेकंड स्लो लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर आप इतना स्लो करोगे, मतलब चुआमेनी ने जिस तरीके से आके पीछे से उस पर टैकल किया था, मतलब वो तो भाई देखते ही बन रहा था मतलब क्या चल रहा था। अगर उस टाइम पे अगर गोल स्कोर हो जाता तो फिर और दिक्कत हो जाती थी। बट हाँ, ओरियो रोमेयो थोड़ा सा स्लो लगा क्योंकि जब उसके बाजू में फ्रैंकी रहते हो तो उसको एक बोलते ना, फ्रैंकी के पास वो लेग्स है, वो क्विकली आगे पीछे होते हैं, फटक से डिफेंस में आके वर्क करते हैं, या बॉल लेके थ्रू द बॉल लेके आगे निकल जाते हैं। सो फ्रैंकी होते हैं तो रोमेयो थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखता है। बट क्योंकि उसका वर्क भी वही है, वो फिजिकलिटी लाता है हमारे मिडफील्ड में, पर वही है हमारे पास, उसके पास वो बॉल पे कंट्रोल नहीं है। वो
जो फ्रैंकी हमें दे सकता है वो ओरियो रोमेओ नहीं दे सकता। सो ओरियो रोमेओ के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, बट हाँ ओरियो रोमेओ कोई बहुत बैड प्लेयर नहीं है। जिस तरीके से सारे बारसा फैंस टारगेट कर रहे हैं ओरियो रोमेओ को, तो मुझे नहीं लगता कि ओरियो रोमेओ इतना गंदा प्लेयर है। हाँ बस यही है कि फ्रैंकी के बाजू में वो बहुत अच्छा दिख रहा था और अभी थोड़ा सा फ्रैंकी ना होने की वजह से उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। बट ठीक है, मैंने मेरे प्रीव्यू में भी बोला था कि हम लोग अगर मैच हार भी जाते हैं तो भी कोई वरी करने की बात नहीं है कि हम लोग लीग ही हार जाएंगे। पता था हम लोग को कि इस तरीके से कुछ रिजल्ट आ सकता है इस मैच का। बस हम लोगों ने जिस लेवल का परफॉर्मेंस दिया है वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग इतना बॉल डोमिनेट करेंगे, इस तरीके से अच्छी तरीके से खेलेंगे मिडफील्ड में। सो इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अगर हम लोग हार गए तो वो ज़्यादा पेनफुल है। और जहाँ तक बात है हमारे डिफेंस की, तो भाई हमारा डिफेंस एक नंबर था आज के मैच में। अराउजो टॉप नॉच, क्रिस्टियनसन अनबिलीवेबल, इनिगो मार्टिनेज बीस्ट और बाल्डे भाई वो प्लेयर ही बिजली की तरह है। जिस तरीके से खेलता है वो, क्या अटैक में क्या मिडफील्ड डिफेंस हर जगह दिखता है वो हर टाइम पे। तो हमारा डिफेंस में कोई टेंशन की बात नहीं थी। जॉ कैंसेलो अल्सो गुड गेम। और जहाँ तक बात है जॉ कैंसेलो के सब्स्टिट्यूट के बाद ही उस फ्लैंक से अटैक्स बढ़ गए थे। सो वो एक सब्स्टिट्यूट मुझे थोड़ा सा लगा था कि नहीं करने की ज़रूरत थी, बट ठीक है हम लोगों ने किया। उसके बाद मैच टर्न हुआ, उसके बाद हम लोग मैच हार गए हैं अभी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड फैंस। और हम लोग अभी पॉइंट्स टेबल में आ गए हैं 3rd नंबर पे, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक 3rd नंबर पे रहेंगे क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के पास उनके 2 गेम्स इन हैंड है। अगर वो 2 गेम्स जीत जाते हैं तो देखिए कि वो लोग 1st नंबर पे चले जाएंगे, क्योंकि सारी टीमों ने 11 मैचेस खेली है। रियल मैड्रिड, जिरोना और बार्सिलोना ने भी 11 मैचेस खेली है। एटलेटिको मैड्रिड ने शायद से 9 मैचेस ही खेले हैं, तो उनके 2 मैचेस बाकी है। अगर वो दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो 6 पॉइंट्स और 28 पॉइंट हो जाएंगे उसके। हाँ तो नहीं मतलब लीग टॉप तो नहीं करेंगे पर 2nd नंबर पे पहुँच ही जाएंगे। सो हम लोग 4 पॉइंट्स का गैप बन चुका है हम में और लीडर्स में। तो हाँ हम लोग 4th रैंक पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से तो ला लीगा जीत नहीं सकते, ज़रूर जीत सकते हैं ला लीगा। ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था कि हम लोग हार सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्लेयर्स अगर होते तो हम लोग ये मैच जीत जाते। बट ठीक है, अभी हम लोग इफ्स एंड बर्ड्स पे नहीं बोल सकते कि ये होता तो वो होता, वो होता तो ये कर सकते थे, ये कर सकते तो वो कर सकते, क्योंकि हम लोग ने अच्छा गेम खेला उसके बाद भी हम लोग हार गए हैं। तो क्या ही कर लेते, ये होता वो होता, अगर वही सिचुएशन में वापस गोल हो जाते तो हम लोग क्या एक्सक्यूज़ देते। सो हाँ हम लोगों ने अच्छा गेम खेला। बुरा लगता है तो गावी के लिए थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से उसने मैच ख़त्म होने के बाद वो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, टीयर्स लग रहा था, मुझे इमोशनल हो गया था। फिर उसने सीधा फैंस के पास जाके जिस तरीके से अप्रिशिएट किया फैंस को, अपलॉड्स किया फैंस को। सो वो देख के थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि एक हमारे पास ऐसा प्लेयर है जो कि जनरेशनल टैलेंट है, पूरी तरह से जी जान लगा देता है मैच में, बट फिर भी हम लोग हार गए हैं मैच। तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड फैंस। एंड अगला मैच है हमारे रियल सोसिएडाद के साथ। सो देखते हैं बासा उस मैच में क्या करता है। उस मैच में हमारे शायद से सारे प्लेयर्स आ जाएंगे। कुंडे बेंच पे थे बट हम लोगों ने खिलाया नहीं। मुझे लगता है वो बेस्ट डिसीजन थे। मुझे लगता है लेवा को और रफीना को भी नहीं खिलाना चाहिए था इस मैच में। अगर इतना ही उनका फिटनेस लेवल हाई नहीं था, उनके पास मैच शार्पनेस नहीं था, तो नहीं खिलाना चाहिए था। लेवा जिस तरीके से हैवी टच ले रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या कर रहा था लेवेंडोव्स्की वहाँ पे। सो थोड़ी सी बातें थी, अगर वो फुल फिट नहीं थे तो नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, उनमें मैच शार्पनेस नहीं थी तो नहीं खिलाना चाहिए था। 1-2 ट्रेनिंग में के बाद आप लोग अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे उनको तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पर जावी के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं था। तो ठीक है, हम लोग हार गए, एक्सेप्ट है। हार जीत चलती रहती है फुटबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स में हार जीत चली रहती है, ज़्यादा इमोशन होके भी नहीं चलता है। आज का दिन ख़त्म होगा, नेक्स्ट डे आएगा, क्या पता अगर मैच डे लास्ट मैच डे आते आते अगर बार्सिलोना लीग टॉप कर जाए तो किसने देखा है। और मुझे लगता है कि लीग टॉप कर जाएगी और सेकंड क्लासिको भी हम लोग इजीली जीत जाएंगे हमारे पूरी मिडफील्ड के साथ। हाँ, पेड्री, गावी, फ्रैंकी, गुंडो, अगर ये सारे प्लेयर्स होंगे हमारे पास तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे बेंच पे भी रहेंगे। तो फर्मिन लोपेज और ये सारे प्लेयर्स हमारे बेंच पे रहेंगे। सो वहाँ से हम लोग प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, सो हम लोग जीत सकते हैं वो मैच। सो कोई नहीं, बारसा फैंस चलता रहता है, हार जीत तो चलती रहती है, बट होप नहीं छोड़नी चाहिए और हम लोग ज़रूर जीतेंगे ला लीगा, चैम्पियंस लीग में भी आगे तक चले जाएंगे। और हाँ, हमें एक डिफेंसिव मिडफील्ड की ज़रूरत है, डीएम की ज़रूरत है हमें। सो विंटर मार्केट में जाके देखते हैं क्या होता है, या विंटर में खरीदते हैं या समर में खरीदते हैं बार्सिलोना एक डीएम को। सो
देखना पड़ेगा अभी इस पे क्या होता है। बट यही था मैच का रिव्यू। हाँ, हार गए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विस्का वार्सा।